नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सेट प्रैक्टिस है, जेएसएससी सीजीएल का हो या तो फिर जेएसएससी का हो या जेएसएससी के आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का हो या तो फिर और भी कई एग्ज़ाम्स हैं जो जेएसएससी लेंगे, है ना, जैसे कि झारखंड पुलिस वगैरह हो गया, उसके लिए सेट प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं और रेगुलर सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला जारी है ना, जिसमें हम लोग 3 पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। एक सामान्य अध्ययन के पोर्शन को और दूसरा है आपका जीएस के झारखंड जीएस के पोर्शन को और तीसरा है साइंस के पोर्शन को। इसके अलावा हम लोगों ने झारखंड की संपूर्ण श्रृंखला, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की श्रृंखला हो या तो फिर झारखंड की आर्ट एंड कल्चर की श्रृंखला हो या झारखंड भूगोल की श्रृंखला हो या स्टैटिक जीके की श्रृंखला हो, उन सभी क्लासेस को बाय बोर्ड पढ़ा रखा है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके और सभी वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है चौथा सेट हम लोग करवाने जा रहे हैं इस प्रकार का, और बहुत ही बेहतर सेट है। और इतना दावा मैं करता हूँ कि इस सेट से ही कम से कम बहुत सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे, इसलिए आप इस सेट को महत्वपूर्ण समझें और इसे करें। आइए जानते हैं पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो पहला नंबर प्रश्न जो यहाँ पर है वो है प्राचीन भारत से है कि अशोक किस राजवंश के सम्राट थे, है ना। अशोक के बारे में पूछ रहा है कि अशोक किस राजवंश के सम्राट थे। तो आप जानते ही हैं अशोक के बारे में कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, बिंदुसार के पुत्र थे। तो जाहिर सा बात है कि अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। आपको बहुत अच्छा से इसको याद भी रखना है और समझते चल जाना है, ठीक है। इसके अलावा मैं यूट्यूब पर इसकी क्लासेस भी दूंगा और ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है हमारी, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में अगर अनुसूचियों की बात करें, ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, और कन्फ्यूजन क्या है कि आप सोचिएगा कि 8 मार दे, लेकिन हाँ आपके सोचने के अनुसार ये सही है कि 8 हो सकते हैं, लेकिन 8 दोस्तों शुरुआत में, है ना, जो फर्स्ट टाइम था उस फर्स्ट टाइम में ही 8 था, लेकिन वर्तमान में 4 अलग अलग अनुसूचियां जोड़ी गई। जैसे कि 9वीं अनुसूची में बात करें तो भूमि अधिग्रहण कानून को जोड़ा गया था उसमें। 10वीं अनुसूची का बात करें तो दल बदल कानून को जोड़ा गया। 11वीं में ग्रामीण परिवेश यानी कि ग्रामीण पंचायत को जोड़ा गया था, और 12वीं में जो है वो नगर पालिका या नगर पंचायत को जोड़ा गया था दोस्तों। तो खैर यहाँ पर देखिए शुरुआत में मूल संविधान में नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपको पूछा गया कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो जाहिर सा बात है इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अनटचेबल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आपको बताना है कि अनटचेबल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो अनटचेबल नामक पुस्तक दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इस बात को कि अनटचेबल नामक पुस्तक जो है वो अनटचेबल पुस्तक जो दोस्तों वो लिखा गया है, देख लीजिए आप। ए में है प्रेमचंद, बी में सरोजनी नायडू, सी में के नटवर सिंह और डी में जो है वो मुल्क राज आनंद है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ऑप्शन को नेगलेक्ट भी करना चाहिएगा तो प्रेमचंद को तो तुरंत नेगलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि प्रेमचंद देखिए ये अनटचेबल एक पुस्तक है इंग्लिश की, और ये इंग्लिश का पुस्तक तो लिखते नहीं थे प्रेमचंद, ठीक है। आपको 3 में बड़ा दिक्कत होगा, तो इसमें से जो सही आंसर है इसका वो सही आंसर है मुल्क राज आनंद के द्वारा अनटचेबल नामक पुस्तक को लिखा गया था। आपको याद रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए आगे का बात करें कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। चौथा नंबर प्रश्न है आपका कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पर ऑप्शन तो है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो इसका आंसर 5 वर्ष जरूर हो जाएगा, लेकिन यदि इसमें कोई ऑप्शन रहता कि राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, है ना, प्रसाद पर्यंत पर, ठीक है, अगर ये ऑप्शन रहता कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, तो वहाँ पर आंसर हो जाता राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। देखिए 5 साल के लिए चुना तो जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के इच्छा के तहत होता है कि कितने वर्षों तक कोई राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल रहे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न का हम लोग जानते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था, है ना, गदर पार्टी से नहीं था। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1913 में
लाला हरदयाल ने किया था। तो खैर लाला हरदयाल है ना, लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्लाह, सोहन सिंह भाकना, ये सब शामिल थे। लेकिन बाबा गुरदीप सिंह जो थे, वो बाबा गुरदीप सिंह इस पार्टी के संस्थापक वर्ग में नहीं थे, ना ही इनका संबंध कभी गदर पार्टी से रहा। ठीक है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, यानी भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है दोस्तों। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपको बताना है, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ कि बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पर आपका आंसर में भी आप सोच सकते हैं कि चीन के साथ हो सकता है, क्योंकि बड़ा लंबा क्षेत्र में है ना। लेकिन लंबा क्षेत्र को रहने से नहीं होगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ है। आपको ये भी याद रखना है कि कितना है, तो 496 किलोमीटर, है ना। कितना सीमा लगा हुआ है, 496 किलोमीटर लगा हुआ है दोस्तों। आइए आगे जानते हैं कि पंकज आडवाणी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। पंकज आडवाणी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ए में है टेनिस, बी में गोल्फ, सी में बिलियर्ड्स, डी में स्क्वैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि पंकज आडवाणी, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बिलियर्ड्स नामक खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनआरसी का सही विस्तारित रूप क्या है। तो एनआरसी का सही विस्तारित रूप जो है दोस्तों, वो देखिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी कि कौन कौन से हमारे भारत में नागरिक हैं, है ना, उसका एक प्रकार का रजिस्टर्ड है ये। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चांदी का सिक्का टंका किसने चलवाया था। आपको मालूम है कि चांदी का सिक्का टंका जो था वो इल्तुतमिश साहब ने चलवाया था। चांदी का सिक्का टंका, एक टंका बराबर जो होता था दोस्तों वो 48 जीतल होता था, और जीतल जो होता था वो तांबे और पीतल के सिक्के होते थे। आपको ध्यान में रखना है इस बात को। आइए 10वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चले, तो 10वां नंबर प्रश्न जो है आपका दोस्तों वो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है ना। ऑस्कर पुरस्कार, क्या ऑस्कर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है। तो नहीं, ऑस्कर तो फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार यह साहित्य में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करें अगर सुल्लीवन पुरस्कार का बात करें हम लोग, सुल्लीवन पुरस्कार का, तो सुल्लीवन पुरस्कार जो है वो जानते चलिएगा आप कि सुल्लीवन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बल्कि पुलित्जर पुरस्कार ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पत्रकारिता के लिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पुलित्जर, सुल्लीवन भी नहीं होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है ना। कोकोआ के उत्पादन में आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है। तो कोकोआ के उत्पादन में दोस्तों घाना देश सबसे आगे है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है। किसके उत्पादन में, कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है। नाइजीरिया की बात करें दोस्तों, तो नाइजीरिया बाजरा के उत्पादन में अग्रणी है। किसके उत्पादन में, बाजरा के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, की स्थापना किसने की थी। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, यानी वही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। कई लोगों का यहाँ विचार होगा कि सुभाष चंद्र बोस इसके आंसर होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को 1943 में सौंपा गया था, मतलब 42-43 में सौंपा गया था। इसका कमान सौंपा गया था बेसिकली सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन इसके संस्थापक जो थे वो रास बिहारी बोस थे, घोष नहीं, रास बिहारी बोस थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो आप जानते ही हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं दोस्तों। तो वायुमंडल के सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। और यहाँ पर क्षोभ मंडल चूंकि आंसर नहीं दिया हुआ है, तो क्षोभ मंडल का जो इंग्लिश में हो जाएगा वो ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। आपको याद रखना है। बात करें 14वें नंबर प्रश्न की, तो डांडिया किस राज्य की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। डांडिया जो है किस राज्य की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो डांडिया आप जानते ही है कि गुजरात में डांडिया खेला जाता है, और डांडिया यहीं का लोक नृत्य है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा अगर पूछ ले तो प्रशांत महासागर, गहरा भी पूछ दे तो गहरा में प्रशांत महासागर। इसके सबसे गहरे गर्त का नाम क्या है दोस्तों? तो मैरियाना ट्रेंच नाम है, मैरियाना गर्त, है ना। इसके सबसे गहरे गर्त का नाम मैरियाना गर्त है ना। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो इसमें सबसे जो पर्यावरण सर्वोच्च पुरस्कार है बेसिकली वो गोल्डन पांडा पुरस्कार है। पर्यावरण का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है गोल्डन पांडा पुरस्कार। ठीक है, बात करें आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में। तो बेसिकली देखिए आल्प्स जो है वो स्विट्जरलैंड की विशेषता है, और स्विट्जरलैंड किस में आता है दोस्तों? तो यूरोप में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप में। ठीक है, भारत में लोकसभा का स्पीकर है ना निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, पदेन होता है, मनोनीत किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि लोकसभा का जो स्पीकर है निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, पदेन होता है कि मनोनीत किया जाता है। तो देखिए ये पॉलिटिकल शब्द के साइन है। नियुक्त किया जाएगा तो किसी बड़े पदाधिकारी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पदेन होगा तो वो अपने पद पर कोई भी ऐसा अधिकारी होगा जैसे देखिए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है, यानी जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे। तो ये भी नहीं होता है, मनोनीत भी नहीं किया जाता है, इनको निर्वाचित किया जाता है, लोकसभा के नवनिर्मित सांसदों के द्वारा चुना जाता है इनको। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला प्रश्न का, 19वां नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। तो 19वें नंबर जो प्रश्न है हमारे वो क्या है? कोंकणी भाषा किस केंद्र शासित राज्यों की शासकीय भाषा है, प्रशासकीय भाषा है? कोंकणी, है ना। तो कोंकणी का अगर बात करें तो देखिए कोंकणी बेसिकली कोंकण रीजन में बोली जाएगी, और कोंकण रीजन में आता कौन है आपका? क्या चंडीगढ़ आता है? नहीं। दादरा नगर हवेली? नहीं, वो तो गुजरात के क्षेत्र में। दिल्ली? नहीं। दमन और दीव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंबई के समीप ही है ये। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आइए। आप लोग में से बहुत का शिकायत था कि सर वीडियो जो है सेट प्रैक्टिस का वो काफ़ी लंबा होता है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कशन करें। लेकिन इस सेट प्रैक्टिस का सिर्फ ये औचित्य नहीं है कि सिर्फ आपका सेट प्रैक्टिस करवाया जाए, बल्कि ये भी इसका औचित्य है कि आपको चारों प्रकार के ऑप्शंस की क्या मिले, ज्ञान मिले, और इसी प्रकार से तैयारी भी किया जाता है दोस्तों। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र किनारा है ना। समुद्र किनारा यानी तटीय रेखा का बात कर रहा है, तो आप जानते ही हैं कि सबसे लंबा समुद्र किनारा किसका है? गुजरात। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आपका आएगा कौन? तमिलनाडु। आपको याद रखना है। चलिए, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो एशगाबाद, है ना। एशगाबाद होता है यहाँ, लेकिन एशगाबाद लिखता हुआ है। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो एशगाबाद है। तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। चलिए आगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 प्राप्तकर्ता बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? आप जानते ही है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से दोस्तों? तो बजरंग पुनिया का जो संबंध है वो कुश्ती से है, रेसलर है बजरंग पुनिया। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, है ना, मेरे जीवन का टेस्ट किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो ये लिखा गया किसके द्वारा? युवराज सिंह के द्वारा। बेचारे को कैंसर हो गया था, और युवराज सिंह के नाम एक और रिकॉर्ड शामिल है दोस्तों। और वो रिकॉर्ड क्या है हमारे युवराज सिंह के नाम? कि इन्होंने, ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 बॉल पर 6 छक्का मारा था। और कभी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किनके बॉल पर? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे ब्रॉड, है ना। इंग्लैंड के खिलाड़ी थे ब्रॉड के बॉल पर 6 बॉल पर 6 छक्का मारा था इन्होंने। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव कहाँ स्थित है? यानी सबसे बड़ा मैंग्रोव वन दुनिया में कहाँ स्थित है? तो जाहिर सा बात है सुंदरवन डेल्टा जो है हमारा, वही सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ही होगा दोस्तों। आइए देखिए, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको दिमाग लगा के करने होते हैं, हालांकि आप पढ़े हुए होते हैं, तो आप अच्छा से कॉपी को देखें अपना, जो मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा जो भी भाई जहाँ भी पढ़े हुए हैं, आप अत्यधिक कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम इस पर भूगोल पर भी, बायोलॉजी पर भी, हर प्रकार का सब्जेक्ट आपको देंगे झारखंड के साथ साथ। ठीक है, आइए
आगे बात करते हैं, सियोल किसकी राजधानी है दोस्तों? तो सियोल आप जानते ही हैं कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है, और उत्तर कोरिया की राजधानी तो प्योंगयांग है, प्योंगयांग है ना, और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। आइए, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पहले तो नहीं था, लेकिन अब हो गया, तो अब कौन सा हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। ठीक है, आइए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। तो आपको याद रखना है, इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आप ये नोट कर लीजिए, अन्यथा मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस हमारी चल रही है और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर सभी क्लासेस को कर सकते हैं। आइए जानते हैं 29वां नंबर प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो श्रवणबेलगोला में, पार्श्वनाथ की पहाड़ियों में, इंदौर में और माउंट आबू पर। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो माउंट आबू में ही स्थित है। अरावली पर्वत भी रहता ऑप्शन, तो सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आइए 30वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, तो 30वें नंबर प्रश्न जो है हमारा और सामान्य ज्ञान का अंतिम प्रश्न है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी दोस्तों, वो एनी बेसेंट थी। आपको याद रखना है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में ये बनी थी पहली बार, और दूसरी महिला अध्यक्ष हमारी सरोजनी नायडू, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष उनको कहते हैं, है ना। आइए बात करते हैं अब झारखंड सामान्य ज्ञान का दोस्तों। तो देखिए यहाँ 31वें नंबर प्रश्न से हमारा झारखंड सामान्य ज्ञान प्रारंभ होता है, और झारखंड सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा कि गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो भूमिज विद्रोह दोस्तों ये बीरभूम में हुआ था। जो बीरभूम में हुआ था, आप जानते ही हैं, है ना, कि गंगा नारायण के नेतृत्व में ये हुआ था बीरभूम में, आपको याद रखना। आइए 32वां नंबर प्रश्न, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है ना? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है, आपको ध्यान में रखना है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम, जहाँ से बिरसा मुंडा संबंधित थे, तो रांची में होगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। जमशेदपुर में आपका किनन स्टेडियम है, धनबाद में आपका रेलवे स्टेडियम है, गुमला में आपका अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है। दोस्तों ये याद रखते जाइएगा आप। मैंने सभी कक्षाओं को पढ़ा रखा है, आप जा करके देखें और बहुत लाभ मिलेगा आपको, और यदि लाभ मिले तो दुआ भी दीजिए, है ना। ध्यान दीजिएगा 33वां नंबर प्रश्न की तरफ कि झारखंड की नई विधानसभा भवन का उद्घाटन कब किया गया था? ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो खैर करंट अफेयर तो नहीं, ये मॉडर्न हिस्ट्री ही हो गया आपका, लेकिन आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। 33वां नंबर प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 सितंबर 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों, 12 सितंबर 2019 को। ईशांक जग्गी किस खेल से संबंधित है ना, हमारे जो ईशांक जग्गी भाई हैं वो किस खेल से संबंधित है? तो ईशांक जग्गी जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित है। सब देखा सीखी क्रिकेटे में, जैसे सौरभ तिवारी के बाद बोलेगा तो क्रिकेट में है, जमशेदपुर से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है दोस्तों? तो आप जानते हैं कि झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में राजमहल ट्रैप स्थित है, या राजमहल, जो भी संथाल परगना आप बोल लीजिए, उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? यानी दक्षिण का सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? अपनी दक्षिणी सीमा आपको बताना है। तो आमतौर पर देखिए झारखंड राज्य का अगर बात करें तो उड़ीसा भी हो जाएगा और छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा। ठीक है, अगर दक्षिणी सीमा की बात करें दोस्तों, तो 36वें नंबर प्रश्न का अगर आप बात करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन मैक्सिमम जो हिस्सा है इसका उड़ीसा से लगता है, तो यहाँ आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, बात करें मयूराक्षी नदी, है ना, कहाँ से प्रवाहित होती है? प्रवाहित का मतलब निकलती कहाँ से है, सो पूछ रहा है। तो त्रिकूट पहाड़ी से, दुमका से निकलती है दोस्तों, आपको याद रखना है मयूराक्षी नदी। और झारखंड की एकमात्र नदी है जो नौका गम्य है, यानी इसमें नाव चलाया जाता है, नाव का आनंद आप ले सकते हैं, इसमें नौका गम्य है, झारखंड की एकमात्र नदी जो नौका गम्य है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहाँ जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो आप जानते ही हैं
इस झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो बूढ़ा घाघ या लोढ़ा घाघ जलप्रपात उसको बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा आप। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात का अगर हम बात करें तो बूढ़ा घाघ और लोढ़ा घाघ है, लेकिन यहाँ पर ना बूढ़ा घाघ दिया हुआ है ना लोढ़ा घाघ का ऑप्शन कोई दिया हुआ है। तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पर दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात दिया हुआ है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से इसको लिखना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में गलती है थोड़ा। निम्न में से कौन सबसे ऊंचा है? तो हुंडरू है, आपको याद रखना, ठीक है। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है। जाहिर सा बात है, देखिए लगभग जो खनिज है दोस्तों, कोयला को छोड़ करके, है ना, कोयला को छोड़ करके लगभग जो खनिज है वो सिंहभूम के इलाके में ही पाए जाते हैं। आपको कुछ नहीं बुझाए तो सिंहभूम आप जरूर मार दीजिएगा, ठीक है, प्रश्न छोड़कर नहीं आना है आपको। आइए 40वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े कि राज्य की कृषि भूमि में सिंचित भूमि कितना प्रतिशत है? देखिए ये भी पढ़ा रखा है मैंने झारखंड की कृषि में, भूगोल का चैप्टर में आप जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहाँ देखिए। 40वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि राज्य की कुल भूमि का 11% भूमि जो है वो सिंचित भूमि में आता है, आपको ध्यान में रखना है। बात करें कि तिलमी का किला कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि तिलमी का किला कहाँ स्थित है दोस्तों। तो तिलमी का किला जो है वो खूंटी जिला में स्थित है। खूंटी है ऑप्शन में, खूंटी है ना, खूंटी जिला में स्थित है तिलमी का किला। नागवंशियों का किला था, नागवंशी राजाओं के द्वारा ये बनाया गया था तिलमी का किला दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि तिलमी का किला कहाँ स्थित है, तो खूंटी में स्थित है तिलमी का किला, नागवंशियों के द्वारा बनाया गया था। सारा चीज़ आप पढ़िएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भारत का 42वां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना आप जानते ही हैं कि सिंदरी, सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे पहले स्थापित होने वाला भारत का उर्वरक कारखाना था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, 1951 में स्थापित हुआ था ये दोस्तों, ठीक है। जपला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जपला आप जानते ही हैं, है ना, जपला किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जपला सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। 43वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। झारखंड में बिरसा जैविक जूलॉजिकल पार्क, बिरसा जैविक जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो झारखंड में बिरसा जैविक जूलॉजिकल पार्क जो है दोस्तों, वो आप जानते हैं कि रांची के और मांझी में स्थित है। 1954 में स्थापना बेसिकली हुआ था। आप रांची जाइएगा ना, रामगढ़ से रांची, तो आपको रोडे पर मिल जाएगा ये बिरसा जैविक जूलॉजिकल पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा रांची, ठीक है। आइए बात करते हैं, झारखंड के किस स्थान को छोटानागपुर की रानी कहा जाता है? देखिए छोटानागपुर की रानी का अगर बात करें तो रानी एक ही हो सकती है, और वो छोटानागपुर की रानी कौन है? देखिए छोटानागपुर की रानी बोले या पहाड़ियों की मल्लिका बोला जाए तो ये जहाँ पर पहाड़ ज़्यादा होगा वहीं पर ही होगा, तो ये लातेहार के नेतरहाट को कहा जाता है छोटानागपुर की रानी या पहाड़ियों की मल्लिका। ये सब प्रश्न हम लोग स्टैटिक जीके में पढ़ा चुके हैं झारखंड के, जहाँ से आपको बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। आइए सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? देखिए आपको ये लग रहा होगा कि 2018 का करंट अफेयर पूछेगा, तो नहीं, ये आपसे पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि झारखंड से संबंधित ये सांसद हैं। उसके बाद हमको नहीं लगता है कि अभी तक किसी सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया होगा दोस्तों। और ये जो है निशिकांत दुबे थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा निशिकांत दुबे, ठीक है। अगर बात करें कि निशिकांत दुबे का, तो निशिकांत दुबे कहाँ से सांसद थे? तो गोड्डा से सांसद है ये, गोड्डा से सांसद थे, ठीक है। झारखंड के किस पर्वतारोही को पद्म भूषण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के किस पर्वतारोही को? तो बछेंद्री पाल, आप जानते ही हैं कि बछेंद्री पाल हमारी जमशेदपुर से संबंधित है, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2019 में। निम्नलिखित में से किस प्रथम राजवंशी राजा कौन थे? यानी नागवंशियों के प्रथम राजा कौन थे? तो देखिए इनको आदि पुरुष भी नागवंश का कहा जाता है, फनी मुकुट राय ही थे इसके संस्थापक थे, है ना। आइए, जयपाल सिंह छोटानागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? आदिवासी महासभा के नेता
कब बने थे? जयपाल सिंह मुंडा का बात कर रहा, मरांग गोमके का, जिनको मरांग गोमके भी कहा जाता है, तो 1939 में ये बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे दोस्तों। जिसके बाद 1950 में इन्होंने इसी आदिवासी महासभा को झारखंड पार्टी के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसका जो चिन्ह था वो मुर्गा छाप था। आपको ध्यान में रखना है, कौन सा छाप? मुर्गा छाप था। झारखंड के आदिवासी महासभा के नेता बने थे। थियोडोर सुरीन के बाद ये बनने वाले दूसरे अध्यक्ष थे जयपाल सिंह, है ना, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में झारखंड का नृत्य कौन सा है? सतरिया, घुमरा, पुलिकाली, पाइका। ये तीन में से कोई भी नहीं है दोस्तों, है ना। और पाइका मैंने बताया है, पाइका ही झारखंड का लोक नृत्य है जो इसमें से दिया गया है। आइए 51वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो 51वें नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कहाँ नगर निगम नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ नगर निगम नहीं है? तो आपको बताना है, तो जमशेदपुर में दोस्तों नगर निगम नहीं है, है ना, याद रखिएगा। चलिए, आप लोगों में से सोचना होगा कि नगर निगम भले जमशेदपुर होगा, इतना बड़ा शहर है भाई, जमशेदपुर क्यों नहीं नगर निगम होगा? तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ये नगर निगम नहीं है, नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता। झारखंड में अभी वर्तमान में 9 ही नगर निगम है, जैसे रांची हो गए, धनबाद हो गया, देवघर हो गया, चास हो गया, आदितपुर हो गया, चास वही बोकारो वाला चास, आदितपुर हो गया, हजारीबाग हो गया, मेदिनीनगर हो गया, मानगो और गिरिडीह है नगर निगम दोस्तों। ठीक है, आइए झारखंड कौशल ओवर ग्रेप्स के लेखक कौन है? झारखंड कौशल ओवर ग्रेप्स के लेखक कौन है? तो झारखंड कौशल ओवर ग्रेप्स के लेखक कौन थे दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विक्टर दास हो जाएगा। 1992 में इसको प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 1992 में। ठीक है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जाहिर सा बात है कि सिद्धू कानू संथाल परगना से संबंधित थे, और संथाल परगना क्षेत्र का आपको कौन सा यहाँ पर दिख रहा है? तो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका में स्थित है दोस्तों। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो दुमका हो जाएगा, है ना। 1992 में बेसिकली इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए 1992 में यह किया गया, और आपका VVU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी 1992 में ही स्थापित हुआ था दोस्तों, दोनों एक साथ हुए थे। ठीक है, अंशुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो अंशुता लकड़ा जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो आप जानते हैं, देखिए ये सब जो महिलाएं हैं वो लगभग हॉकी खिलाड़ी हैं। अंशुता लकड़ा ही इसका सही आंसर हो जाएगा, हॉकी खेल से संबंधित हैं अंशुता लकड़ा, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, बात करें 55वें नंबर प्रश्न की। तो 55वां नंबर जो प्रश्न है कि झारखंड के किस खिलाड़ी को वर्ष 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? झारखंड के किस खिलाड़ी को सन 2018 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो नंबर 1 में होगा हमारे महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल, माही रांची का राजकुमार बोला जाता है इनको, है ना। महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आप भूगोल की कक्षाएं करें दोस्तों, बहुत प्रॉफिट मिलेगा आपको। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी कक्षाएं करें और बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है ना। तो बांसलोई नदी जो है वो गोड्डा जिला के बांस पहाड़ से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए इसका नाम बांसलोई नदी है। क्या है? गोड्डा जिला का बांस पहाड़, हाँ, बांस पहाड़ से निकलती है और गोड्डा जिला, याद रखिएगा। ठीक है, मैथन बांध किस नदी पर है? तो आप जानते ही हैं कि तिलैया बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर है। तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। तो उसी तरह से आपको याद रखना है कि मैथन बांध भी किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1958 में इसको खोला गया था, बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड में से निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है ना। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला सबसे छोटा है ना। तो 98वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा इन चारों में से दोस्तों। अगर छोटा को हम सबसे देखें तो यहाँ पर कोडरमा इसका आंसर हो जाएगा आपका, कोडरमा सबसे छोटा है इन चारों में से। ठीक है, कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः किस जिले को प्रभावित करती है? कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः किस जिले को प्रभावित करती है? तो देखिए कोनार नदी पर एक बांध बनाया गया 1954 में, है ना, और इस बांध से मूलतः हजारीबाग जिला जो होता है वो प्रभावित होता है, इसको लाभ मिलता है दोस्तों, है ना। बात करें झारखंड में
झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो एकदम अच्छा से आप याद रख लीजिए, जब भी झारखंड को रेशम से लगा करके पूछे तो आपको आंसर मार देना तसर रेशम का। तसर रेशम का लगभग 70% अकेले झारखंड उत्पादित करता है दोस्तों, है ना। मुखौटा धारण कर नृत्य किया जाता है छऊ नृत्य में, कठोरवा नृत्य में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं भी? तो देखिए छऊ और कठोरवा दोनों में मुखौटा पहन के और नृत्य किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, यही आंसर होगा। आइए 62वें नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो 62वां नंबर जो प्रश्न है हमारा वो क्या है? 62वां नंबर प्रश्न, झारखंड का पारंपरिक आदिवासी वाद्य यंत्र मांदर है, ठीक है। धनवाद, तंतुवाद, अवनदवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो 62वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, है ना, देखिए धनवाद किसको कहते हैं आप इस चीज को समझिएगा, है ना। धनवाद किसको कहते हैं? तो धनवाद जो होगा दोस्तों वो कहा जाता है, मतलब कि देखिए धनवाद और अवनदवाद, धनवाद और अवनदवाद में बस अंतर इतना सा है कि अवनदवाद में क्या होता है कि मांदर, आप देखिए कि मांदर किस प्रकार से संरचना का होता है। तो मांदर इस प्रकार से संरचना का होता है, इस प्रकार से संरचना का मांदर होता है दोस्तों, है ना। और इस पर बजाया जाता है पूरा, है ना। तो ये एक प्रकार का अवनदवाद है, आपको याद रखना है, ठीक है। अवनदवाद है जो आपको याद रखना है, ये आपका जो मांदर है वो अवनदवाद है, ठीक है। तंतुवाद किसको कहेंगे? जो धागा से बजाया जाता है, जैसे में सितार गिटार वगैरह हो गया, तंतुवाद हो गया। धन और अवनद में बस फर्क इतना है कि धनवाद में क्या होगा कि देखिए जैसे धनवाद में क्या होगा कि मान लीजिए कि इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि धातु का प्लेट लगा हुआ होगा, तो इसको धनवाद बोल दिए। ध से धातु, ध से धनवाद, ठीक है। और अगर इस प्रकार से ही बना हुआ है लेकिन इसमें चमड़ा लगा हुआ है तो इसको अवनदवाद बोलेंगे। जैसे धनवाद का अगर एग्जाम्पल ले लें हम लोग, तो हम लोग ले सकते हैं जैसे क्या उसको बोल सकते हैं, हाँ थपड़ी ले सकते, थपड़ी जो थपड़ी बजाया जाता है, या तो करताल ले सकते हैं हम लोग, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। आइए तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवनदवाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक खनिज की उपस्थिति व दोहन के कारण झारखंड के एक मेले का नाम पड़ा है, वह कौन सा मेला है? कुंडा मेला, बुढ़ई मेला, सूर्यकुंड मेला, हिजला मेला। तो देखिए दुमका में लगने वाला मयूराक्षी नदी के तट पर जो हिजला मेला है वह हिजलोपाइट खनिज का बड़ा ज़्यादा दोहन होता था अंग्रेजों के समय में, इसलिए इसका नाम है पड़ गया हिजला मेला। हिजड़ा नहीं, हिजला मेला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस स्थल पर ब्रिटिश कालीन एक अंग्रेज युवती व एक आदिवासी चरवाहे की प्रेम गाथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिला है? बहुत डीप का क्वेश्चन है ये, एक तरह से प्राचीन भारत का क्वेश्चन है ये, प्राचीन झारखंड का क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से, प्राचीन नहीं है बोलिए इसको, मॉडर्न बोल लीजिए, अंग्रेज है तो, है ना, कि झारखंड के किस स्थान से इसका जो है वो साक्ष्य मिला है एक लड़की का और एक अंग्रेज का प्रेम कथा का, है ना। तो ये जो मिला हुआ है दोस्तों वो नेतरहाट के पठार से मिला हुआ है, यानी जिसको मल्लिका ऑफ पहाड़ी कहा जाता है, यानी पहाड़ियों की मल्लिका या तो फिर पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का एक पारंपरिक नृत्य जो दशहरे के 5 दिन पूर्व आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है, यह सब बताया हुआ आर्ट एंड कल्चर में है, आप जा करके देखें और बहुत बेहतर तरीके से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करें दोस्तों, है ना। 5 दिन पूर्व आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसकी शुरुआत हाय रे लयबद्ध शब्दों के साथ गाकर किया जाता है। वह कौन सा नृत्य है? आपको बताना है कि हाय से शुरुआत जो होती है वो कौन सा नृत्य है दोस्तों। तो इसको देखिए दशहरा है तो दशाई नृत्य, आपको याद रख लेना है। दशहरा में कौन सा नृत्य होता है? दशाई नृत्य। और बेसिकली दशहरा से 5 दिन पहले ये होता है, पंचमी से ही स्टार्ट हो जाता है, याद रखिएगा आप इसको, है ना। भाई बहन के संबंधों से संबंधित लोक नाट्य का संबंध है, ये सारे चीज पढ़ाए जा चुके हैं, है ना। आप जा करके आर्ट एंड कल्चर का प्लेलिस्ट चेक करें। आपको एक भी प्रश्न अगर छूटेगा तो आप कमेंट कर जो बोलना होगा आप बोलिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने उतने लगन से पढ़ाया यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। 66वें नंबर प्रश्न का जो भाई बहन के नृत्य को दिखाता है वो समा चकेवा है ना।
ये नाटक है समा चकेवा, जो भाई बहन के संबंध को प्रदर्शित करता है, समा चकेवा। औंधी पारंपरिक लोकगीत संबंधित है। औंधी जो है लोकगीत किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, क्या त्योहारों के समय गाया जाता है या किसके समय गाया जाता है? तो औंधी जो है दोस्तों वो विवाह के समय पर गाया जाने वाला गीत है, आदिवासियों का, जो 32 जनजाति हैं उनका। ठीक है, देखिए छोटू जमेकू और लोलो गोटू जमेकू क्या है? तो छोटू जमेकू देखिए आपको विशेष प्रकार से जानना होता है, ये जो है वो जनजातियों में पाया जाता है और विशेष करके शायद संभवतः गोंड जनजाति में पाया जाता है। ये गोंड जनजाति में बेसिकली कि गोंड जनजाति में छोटू जमेकू यानी ब्रेकफास्ट होता है, यानी ब्रेकफास्ट को छोटू जमेकू कहते हैं, और दिन को यानी कि जो लंच होता है, लंच, ठीक है ना, उसको लोलो घटू जमेकू कहा जाता है। तो बेसिकली ये क्या है? भोजन का प्रकार है दोस्तों। ये क्या है? भोजन का प्रकार है। सॉरी, ये गोंड नहीं होगा इसका आंसर, इसका असुर जनजाति होगा। हाँ, ये पढ़ा भी रखा है मैंने, कभी कभी कन्फ्यूजन होते रहते हैं। असुर जनजाति में इस प्रकार का होता है छोटू जमेकू और लोलो घोटू जमेकू होता है दोस्तों। ठीक है, झारखंडी वाद्य यंत्र व उनके प्रकारों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, झारखंडी वाद्य यंत्र, अब देखिए वही है। सुशिर का मतलब होता है फूंक के बजाने वाला वाद्य यंत्र। ठीक है, अवनद का मतलब जिसके ऊपर चमड़ा का कोटिंग किया हो। धनवाद का मतलब है ना, जिसके ऊपर, ठीक है, किसका कोटिंग? चमड़ा का नहीं होता हो, लेकिन वही धातु का कोटिंग होता हो। और तंतु जो इस तरह से गिटिर 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 करके बजाया जाता है, यानी तार पर बजाया जाता है, जिससे गिटार वगैरह बजाया जाता है। तो देखिए केंद्री का अगर बात करें तो क्या केंद्री तंतु वाद्य है? जैसे मदन भेरी, ये सुशीर वाद्य, कल के सेट में भी आया था। तुमदक, हाँ तुमदक देखिए मांदर को ही तुमदक बोला जाता है, तो अवनद है। भुआंग का बात करेंगे, है ना, भुआंग का बात करेंगे तो भुआंग क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, भुआंग जो है ना, ये एक तंतुवाद है। धनुष टंकार, जैसे धनुष का तार खींचने के बाद कैसा आवाज आता है, तो उसी प्रकार का। तो ये देखिए केंद्रीय भी तंतुवाद है, ठीक है आंसर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। भुआंग जो है धनवाद ना हो करके ये एक प्रकार का तंतुवाद है दोस्तों, आपको याद रखना। और इसका आंसर यही हो जाएगा कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, आपको याद रखना। ठीक है, आइए, ग्राम देवताओं पर ग्राम देवी की स्तुति पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है ना? ग्राम देवताओं पर ग्राम देवी की स्तुति में गाया जाने वाला, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा दैड़ धारा। औंधी आप जान ही रहे हैं कि औंधी विवाह के समय में गाया जाता है, आप जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दैड़ धारा गीत को ग्राम देवी की स्तुति पर गाया जाता है, याद रखिएगा। आइए अब हम लोग साइंस के पोर्शन में चलते हैं दोस्तों। झारखंड का पोर्शन समाप्त हो गया, साइंस के पोर्शन में चलते हैं, सामान्य विज्ञान के पोर्शन में, है ना। हम प्रतिबद्ध हैं आपको ये सेट करवाने के लिए, क्योंकि आप विश्वास कीजिए हमारा कि लगभग जो प्रश्न होंगे, आपने अगर ये कतारबद्ध तरीके से रोज 6:30 बजे के समय में सेट प्रैक्टिस जाता है और रोज दिन के समय में हमारा झारखंड का क्लास जाता है, आप अगर ये कर लिए, उसके बाद खोरठा की भी आपको सेट प्रैक्टिस दी जाएगी, आप टेंशन ना लें, है ना। तो आपको सेट से ही बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा आपको सेट से ही। आइए 71वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का यानी कि रेप्टाइल्स का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो आप इसको अच्छा से जानते हैं दोस्तों कि अनिर्थोलॉजी तो नहीं होगा, क्योंकि पक्षियों का है ना। हाँ, इसका आंसर होगा हर्पिटोलॉजी। ठीक है, हर्पिटोलॉजी। कॉन्कोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन किया जाता है, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, आप जानते ही हैं, है ना। तो हर्पिटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो जाहिर सा बात है कि कोशिका में 80% से अधिक किसकी मात्रा होगी? तो कोशिका में 80% से अधिक किसकी मात्रा होगी? तो जल की मात्रा होती है, याद रखिएगा। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? दोस्तों बायोलॉजी की एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, यदि आपने ऑफलाइन क्लासेस की है या ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं बायोलॉजी का लेकर आऊँगा, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो देखिए इस बात को बताया गया है कि पेनिसिलिन एक प्रकार का कवक था। अब यहाँ कवक नहीं नजर आ रहा होगा आपको, तो कवक का ही दूसरा नाम है फफूंद, तो फफूंद इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, आइए
पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं कि इसकी वर्तिका, यानी एक फूल में एक ही को निकलता है केसर, वो भी दाना इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए कि ये फूल हो गया दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर वर्तिका होता है ना, ये वाला एक प्रकार का वर्तिका, इस प्रकार का, बस इसी को तोड़ा जाता है और यही केसर का निर्माण करता है, इसलिए ये इतना महंगा होता है दोस्तों, है ना। तो वर्तिका और वर्तिकाग्र से, वर्तिका और बेसिकली वर्तिकाग्र से ये प्राप्त होता है, आपको ध्यान देना है आपको, है ना, याद रखिए। आइए, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है ना। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है, किस प्रभाव के कारण? किसके कारण? रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा, या डॉपलर प्रभाव के द्वारा? तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सही सही, है ना, ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा सही सही हो सकता है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि में भी लगता है, इसलिए ध्वनि के द्वारा इसको पकड़ा जा सकता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव्य की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, टैकोमीटर और स्पीडोमीटर, तो ये कन्फर्म है कि टैकोमीटर और स्पीडोमीटर से गति को मापा जाता है दोस्तों, ठीक है। टैकोमीटर और स्पीडोमीटर से गति को मापा जाता है, ठीक है। रडार से क्या किया जाता है? तो रडार से दूर से आने वाले वाहनों की गति को मापा जाता है, ठीक है, ये भी हो जाएगा, गतियों को माप रहा है। वेंचुरी मीटर से दोस्तों, तो वेंचुरी मीटर से जो होता है कृषि द्रव्य के प्रवाह की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो लगभग चारों से गति का ही मापन होता है, इसलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 4 हो जाएगा दोस्तों, है ना। आइए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो मैंने आपको बताया कि 5 से आपका 5.5 लीटर तक रक्त होता है मानव शरीर में। तो इसका सही आंसर लगभग 7 से 8% होगा, इसका आंसर आपको याद रखना है। 77वें नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो 7 से 8% होगा मानव शरीर का, आपको जानते रहना है। लेकिन स्त्रियों में अगर बात करें तो स्त्रियों में 5 से 7, अगर आपको स्त्रियों में पूछा जाए तो स्त्रियों में 5 से 7 होता है, ये वाला होगा स्त्रियों में। पुरुषों से कम होती है रक्त की मात्रा, आप जानते हैं इसको, ठीक है। आइए, 77वें नंबर प्रश्न का अगर बात करें हम, 78वें का बात करें, प्रेरकत्व, है ना, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर, या तो फिर हेनरी। तो प्रेरकत्व का जो मात्रक है दोस्तों, वो प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर हेनरी हो जाएगा, हेनरी, है ना, हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक। और इसको देखिए न्यू से दर्शाते हैं, इसको भी न्यू से दर्शाते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए, गैस में ठोस में बदलना क्या कहलाता है? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है कि गैस से ठोस में बदलने को क्या कहते हैं। यहाँ पर ठोस नहीं, अगर ठोस में बदलने को कहेंगे तो इसको पिंडन कहा जाएगा। अगर द्रव्य में बदलने को कहेंगे तो इसको द्रवण कहा जाएगा, ठीक है। अगर सीधा सीधी ठोस से गैस में परिवर्तित होता है तो उदरपातन कहा जाता है, आपको याद रखना। और ठोस से द्रव में परिवर्तित होगा तो गलन कहा जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर पिंडन हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है इसको, इसका सही आंसर पिंडन हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है ना, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है दोस्तों? तो देखिए, जो सबसे कम ऋणात्मक होगा वही सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होगा। तो इसमें फ्रेंसियम जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको लगा देना है, ठीक है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, आपको ध्यान में रखना है इस बात को, है ना, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन। 82वें नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो 82वां नंबर प्रश्न क्या है हमारा? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल का उपयोग किया जाता है? ये बच्चा भी बता देगा कि पीएच स्केल प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि पीएच स्केल में 14 तक रीडिंग रहती है। 7 से अगर ऊपर जाएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा, 7 से नीचे आएगा तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 पर रहेगा तो न्यूट्रल कहलाता है, उदासीन कहलाता है, ठीक है। किसी तत्व को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जाना क्या कहलाता है? किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया है, वह तत्व होगा, है ना, कोई भी तत्व है उसको पीट पीट कर क्या बनाया गया हो, पीट पीट कर उसको पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया गया हो, तो वो कौन सा हो सकता है? संभवतः
धातु, अधातु, उपधातु, धातु और अधातु। तो ये बेसिकली धातु के गुण होते हैं जिसको आघात वर्णीयता का गुण या तो फिर मेलिएबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा इसको, है ना। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। तो जाहिर सा बात है, देखिए ऐसा पदार्थ में क्यों पाया जाएगा, तो सिंपल सा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण, स्टैटिक एनर्जी के कारण इसके पाया जाता है दोस्तों। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, जैसे गद्दा को आप छड़ी से मारिए तो उसमें से धूल निकलेगा, ये भी स्थितिज ऊर्जा के कारण ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए, ध्वनि तरंगे गति करती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो होती है वो गति करती है। तो देखिए ध्वनि तरंग कैसा तरंग है, तो आप जानते ही हैं कि ध्वनि तरंग कैसा तरंग है। तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है दोस्तों। कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य। और अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है वो गति किस प्रकार से करती है, तो लंबवत करती है, अपने पार्टिकल्स के क्या करती है, लंबवत करती है। इसलिए ध्वनि तरंग का जो रेंज बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा। ध्वनि तरंग का रेंज किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से रेंज बनेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबवत। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक लड़की को झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा। देखिए ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। यदि आपने पढ़ा होगा कि टी बराबर आवर्तकाल बराबर 2π√L/g। तो देखिए √L/g का बात कर रहा है। तो देखिए लड़की का झूला पर से जो लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, एक तरह से जो झूला का एक तरह से आप समझ लीजिए लड़की का, है ना, t बराबर 2π/L/g होगा। तो झूला पर से जो लड़की का होगा, जैसे झूला का जो आधार है जहाँ से झूला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कि जहाँ से झूला लटका हुआ, जैसे अगर आपको हम समझाएं कि इस प्रकार से झूला होगा, यहाँ से लटका हुआ झूला और यहाँ पर लड़की बैठी होगी। तो लड़की जैसे ही खड़ा होगी तो इससे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बैठी हुई होगी तो दूरी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा रहती, जैसे बैठी हुई थी तो इतना दूर था, लेकिन अगर बैठी हुई नहीं है तो आपका दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इतना ही ना रह जाएगा। लड़की से दूरी कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा। तो इतना रह जाएगा, तो इसका मतलब है कि लंबाई गया घट। और जब लंबाई घट गया है तो आप देखिए इस समीकरण पर आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लंबाई घट जाएगा तो आवर्तकाल जो हो जाएगा दोस्तों वो कम हो जाएगा। आपको याद रखना है, कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सब बड़ा अच्छा से आपको जानते चलना और बड़ा बेहतर तरीके से। आइए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। ये न्यूटन के किस नियम के कारण है, तो ये न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, अतः गैलीलियो के गति नियम को क्या कहा जाता है, तो गैलीलियो का गति नियम भी प्रथम नियम ही होता है, या जड़त्व का नियम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गैलीलियो के नियम को ही कहा जाता है। आइए 88वां नंबर प्रश्न है, उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है। उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो देखिए बेसिकली उत्प्लावनता क्या है, उत्प्लावन का नियम क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। सिंपल से आप समझिए आसान भाषा में, कि अगर किसी बाल्टी को, है ना, किसी पात्र को पानी में डुबाया जाए तो ये पात्र क्या करता है, पानी को हटाएगा, द्रव्य की मात्रा को हटाएगा अपने पास से। और द्रव्य की मात्रा को जितना हटाएगा उतना इसके भार में क्या महसूस होगा, हमको हल्का महसूस होगा। इसको उत्प्लावनता का नियम कहते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा क्या, कि उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है, तो जाहिर सा बात है कि विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, आप याद रखिएगा। ठीक है, विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, आपको याद रखना है। 89वां नंबर क्वेश्चन, भाप अंगार यानी वाटर गैस, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये दोस्तों, कि वाटर गैस किसका मिश्रण होता है। तो वाटर गैस देखिए किसका मिश्रण होता है, आपको याद रखना है। तो ये वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का होता है। किसका होता है, H2 का। लेकिन आपसे प्रोड्यूसर गैस का अगर पूछे तो CO+N2 हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस का क्या हो जाएगा, CO+N2 हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है ना। बात करते हैं 90वें नंबर प्रश्न की, कि 90वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या होगा। तो 90वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से ऐसे प्राणी की पहचान कीजिए जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन वह श्वसन करता है। तो मछली में रक्त होता है, तो हाँ ये तो हम लोग काटते हैं तो समझ में आ जाता होगा। तिलचट्टा में सफ़ेद रक्त होता है, आप जानते ही हैं। केचुआ में रक्त होता ही है दोस्तों। हाइड्रा देखिए, हाइड्रा
हाइड्रा जो है, हाइड्रा में रक्त नहीं होगा, है ना, लेकिन ये श्वसन वगैरह सब कुछ करता है, सब चीज़ करता है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक GS एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि, है ना, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।